बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मेरे साथी ने बहुत फुर्ती के साथ वहाँ का जायजा मुकम्मल किया और हम दोनों सड़क की तरफ दौड़ पड़े। मुझे याद आया कि इधर हमारा सिर्फ एक आदमी था जबकि दुश्मन की तादाद एक से ज्यादा थी। भरपूर फायरिंग से भी यही अंदाजा हो रहा था कि बराबर वाली गली के आसपास कम से कम 3 खुदकार आतिशी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे। हम सड़क के रुख पर थे, इसलिए हमें फौरन ही अपने तीसरे साथी की पोजीशन का अंदाजा हो गया। मेरे साथी ने चीख कर कोई कोड अदा किया ताकि अपने साथी को इस सिमत में अपनी मौजूदगी से आगाह कर सके। हम दोनों ने फुटपाथ पर पौधों के गिर्द बनी हुई सीमेंट की जालियों के पीछे मोर्चा बंद होकर हल्के हल्के ब्रस्ट मारने शुरू कर दिए। राइफल शाने से लटका ली गई थी और हम दोनों बारी बारी एक ही क्लाशनकोफ इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे साथी के शाने पर मौजूद थैले में क्लाशनकोफ का एक भरा हुआ मैगजीन और गोलियों के कई डिब्बे मौजूद थे। जब इसने नया मैगजीन चढ़ाया तो मैंने फौरन ही खाली मैगजीन को भरना शुरू कर दिया। हमारी तरफ से फायरिंग में शिद्दत और तवातर पैदा होने के चंद मिनट बाद दूसरी तरफ से एक खुदकार राइफल खामोश हो गई। मुझे खुशफहमी हुई कि शायद वो मैगजीन की कमी का शिकार हो चले थे, लेकिन चंद सानियों बाद होने वाले एक बेआवाज फायर ने मेरी तबीयत साफ कर दी। वो गोली मेरे चेहरे से चंद इंच दूर सीमेंट की जाली में पेवस्त हुई थी और इसके उड़ाए हुए जर्रात बराह रास्त मेरी आंखों में आए थे। मैं इज़्तिरारी तौर पर सीने के बल पुख्ता फुटपाथ पर गिर गया, क्योंकि बैठे रहने की सूरत में अगली गोली मेरी खोपड़ी भी उड़ा सकती थी। वो मेरी खुशफहमी थी कि बेआवाज राइफल सिर्फ लैंड रोवर वालों के पास थी। सुरमई कार वाले भी जरूरी हथियारों से लैस थे। इन्होंने फायरिंग की शोलों को मुस्तकिल एक ही जगह से नमूदार होते देखकर मेरे और मेरे साथी के कमीनगाह का अंदाजा लगा लिया था और इनमें से एक ने क्लाशन को रोक कर बेआवाज राइफल संभाल ली थी। यकीनी तौर पर वो सिर्फ 2 अफराद थे। तीसरा मौजूद होता तो राइफल फायर करने के लिए क्लाशन को रोकने की जरूरत पेश न आती। मैंने फुटपाथ पर लेटे ही लेटे अपने साथी से क्लाशन को ली और आगे रेंगने लगा। यहीं रुके सर, मेरा साथी गुर्राया, आगे खतरा है, मारे जाएंगे। मैं इस पुरहोल सिचुएशन में भी इसकी गुफ्तगू के तजाद पर दिल ही दिल में हंसे बगैर न रह सका। एहतरामन वो मुझे सर कह रहा था, लेकिन अमलन फटकार रहा था। शायद वही इसका मिजाज था कि मुहाज पर अपने बड़े की गलती को भी बर्दाश्त करना इसके इख्तियार से यकसर बाहर था। मैं इसकी तादीब की परवाह किए बगैर आगे रेंगता रहा। मेरी निगाह जमीन से गैर मामूली हद तक उभरे हुए मेन होल पर थी। इसकी आड़ में लेटकर मैं बहुत बेहतर निशाना ले सकता था। मेरे साथी ने अपना गुस्सा राइफल पर निकाला और मेरे न रुकने पर नाल सीधी करके अंधाधुंध एक फायर कर दिया। मुझे सुरमई कार का अकबी हिस्सा साफ नजर आने लगा। मैं फुटपाथ से रेंग कर ऐसी जगह पर आ गया था कि मुखालिफ सिमत से आने वाली गोलियां तड़ातड़ मेरे ऊपर से गुजर रही थी। मैं जरा भी सर ऊपर उठाता तो मेरी खोपड़ी में बेहक वक्त कई खिड़कियां खुल सकती थी। गनीमत यह था कि वो लोग एक ही सिमत में फायरिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि नाल को एक मुख्तसर से जाविये पर घुमाते जा रहे थे। बेआवाज राइफल से एक निपा तोला फायर होने के बाद दूसरी क्लाशन को भी फिर चल पड़ी। मैं हिफाजत से उभरे हुए मेन होल के पीछे पहुंच गया। वहां मैं किसी खतरे के बगैर अपना सर कई इंच ऊपर उठा सकता था। मैंने पहलू बदलकर सुरमई कार का जायजा लिया, अपनी क्लाशनकोफ की नाल सीधी की। फिर जो ही एक नाल से खारिज होने वाली गोलियों के महदूद शोले तैरने शुरू हुए, मैंने इसी तरफ एक हल्का सा ब्रस्ट फायर कर दिया। फजा एक दिलदोज चीख से लर्ज गई। हरीफों के हथियार या कलख्त खामोश हो गए। किसी वजनी वजूद के गिरने की दमक वाज़े तौर पर सुनाई दी। चंद सेकंड तक STF वाला अपनी धुन में फायर करता रहा। फिर किसी बड़ी तब्दीली का इदराक करके इसने भी हाथ रोक लिया। भारी फायरिंग से गूंजती हुई फजा में अचानक ही गैर फितरी सा सन्नाटा छा गया। मान सुरमई कार की सुरख ब्रेक लाइट से जली और फिर बुझ गई। मेरी छठी इसने नारा लगाया और मैंने किसी भी खतरे की परवाह किए बगैर जमीन छोड़कर सुरमई कार की तरफ दौड़ लगा दी। अपने साथी के नकारा होते ही जिंदा सलामत रह जाने वाले हरीफ ने मैदान छोड़कर भाग निकलने का फैसला कर लिया था। शायद इसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बुखलाहट में इसका पैर एक्सीलेटर की बजाय ब्रेक पैडल पर पड़ गया और कार की अकबी रोशनियां जल उठी। इंजन से पैर के दबाव का जवाब न मिलने पर इसने अपना पैर सही मुकाम पर मुंतकिल किया तो सुरख रोशनियां बुझ गई, मगर मेरे लिए इतना ही इशारा काफी था। मेरे करीब पहुंचने से पहले ही सुरमई कार के टायर चीखे और वो धूल उड़ाती हुई निहायत तेजी से आगे बढ़ गई। मैंने इस पर
पर अपना पूरा मैगजीन खाली कर दिया, लेकिन इसे रोकने में कामयाब न हो सका। मेरी चलाई हुई गोलियां कार के अकबी टायरों की बजाय सिर्फ बॉडी को उधेड़ कर रह गईं, मगर मैं आगे दौड़ता ही चला गया। वहाँ खून में नहाए हुए दो इंसानी जिस्म बेसुध पड़े हुए थे और दोनों ही मुकामी थे, यानी गैर मुल्की बच निकलने में कामयाब हो गए थे। इन दोनों के करीब गोलियों के बेशुमार खौल, कई मैगजीन, एक सब मशीन गन और एक साइलेंसर चढ़ी हुई हैबतनाक राइफल पड़ी हुई थी। सर, तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। निकर वाला मेरे सर पर पहुंचकर गुस्से से कांपती हुई आवाज में गुर्राया। तुमको कुछ हो जाता तो हमारे साहब हमारी बोटियां उधेड़ डालता। इस तरह तो बेवकूफ जानवर भी गोलियों की बाढ़ में नहीं घुसते। तुमको क्या हो गया था? इसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो मेरा गिरेबान पकड़ लेता। गुस्से में वो आपसे तुम पर उतर आया था। जो होना था वो हो गया। मैंने इसके गुस्से का बुरा माने बगैर कहा, ये देखोगे हमें कामयाबी हासिल हो गई। नतीजा नहीं तरीका देखा जाता है। लड़ने का तरीका ठीक होना चाहिए। कामयाबी खुद ब खुद मिल जाती है। इसकी तकरीर अधूरी रह गई। फजा में एक हौलनाक तसादम की आवाज गूंजी थी। सुरमई कार किसी गाड़ी से टकराई है, क्लाशनकोफ वाला दूर ही से चिल्लाया। इस गली में काफी फासले पर दो गाड़ियां बुरी तरह एक दूसरे में उलझी हुई थी। निकर वाले ने अपने दाहिने हाथ की दो उंगलियां जुबान के नीचे डालकर जोर से सीटी बजाई। आनन फानन में हमारा ड्राइवर जीप ले आया और हम तीनों पुरानी तरतीब से इसमें सवार हो गए। सीधे चलो, दुश्मन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, निकर वाला इज़तरारी लहजे में बोला। जीप हरकत में आ गई। दौड़ लगाने के लिए वो फासला बहुत ज्यादा था, लेकिन जीप जैसे मशीनी दरिंदे के लिए वही फासला लम्हों की मार पर था। दोनों गाड़ियों के खदोखाल वाजे होते ही सब तहैयर ज़दा आवाजों में चीख पड़े। वो हमारे साथ स्टेशन 4 से निकलने वाली दूसरी जीप थी जो सुरमई कार से टकराई थी। फिर हमें शनासा चेहरे भी नजर आने लगे। वो तादाद में 4 थे। वीरा और अव्वल खान के अलावा 2 STF के कारकुन थे। वो चारों तबाहशुदा सुरमई कार के जाम दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। मेरे वजूद में मौत की सी एक सर्द लहर सरायत कर गई। दूसरी जीप में भी फोर्स के 3 अरकान सवार थे। 2 नजर आ रहे थे, तीसरा गायब था। शायद वो इस हादसे की भेंट चढ़ गया था। जीप रुकने से पहले ही हम तीनों गैर मुसल्लह हालत में नीचे कूद गए। इन लोगों ने हमें खुशगवार हैरत से देखा था। ऐनुद्दीन कहाँ है सर? निकर वाले ने किसी तुमीद के बगैर जज्बात से मगलूब आवाज में अव्वल खान से पूछा। शायद वो भी वही कुछ सोच रहा था जो मेरे जहन में आया था। फिक्र मत करो, अव्वल खान ने इसकी पुश्त पर थपकी देकर कहा। वो मेरी गाड़ी लेकर घर गया है। तुम लोगों की क्या रिपोर्ट है? मुकाबला कैसा चल रहा है? कोई नुकसान तो नहीं हुआ? वो रिपोर्टिंग में मसरूफ थे। मैं सुरमई कार का जायजा लेने लगा। वो इस तसादम में बुरी तरह तबाह हुई थी। जीप बिल्कुल सामने से इससे टकराई थी, जिसके नतीजे में कार का पूरा इंजन जीप के नीचे जा घुसा था। विंडशील्ड रेजा रेजा होकर बिखर गई थी। शीशे के बेशुमार टुकड़ों ने तेज छुरियों की तरह कार ड्राइवर के पूरे चेहरे को उधेड़ डाला था। इसके चेहरे से बहने वाला खून इसके लिबास को रंगीन बना रहा था। स्टीयरिंग पिचक कर इसके सीने में जा घुसा था। स्टीयरिंग और पुश्तगाह के दरमियान दबने से शायद इसकी पसलियां भी टूट गई थी। इसका जिस्म बिल्कुल साकत था। दोनों बेजान हाथ पहलुओं में झूल रहे थे। गर्दन एक तरफ ढलक चुकी थी। वो मौत से बचकर भागा, लेकिन इसे भयानक तर मौत का सामना करना पड़ा था। इसका पूरा चेहरा खून में डूबा हुआ था। बस गर्दन की कुछ जिल्द असल रंग में नजर आ रही थी, जिससे इसे इसके मुकामी होने का अंदाजा हो रहा था। जिम क्लार्क की महमजोई के नतीजे में तीनों मुकामी दर्दनाक मौत से 2-4 हुए थे। दोनों सफेद फार्म बच निकले थे। सब कुछ सामने आ जाने के बाद मुझे इतना इत्मीनान था कि निकरपोश ने इनमें से एक को हलाक या बुरी तरह जख्मी कर दिया था। इसी वजह से दूसरा सफेद फार्म अपने मुर्दा या जख्मी साथी को लेकर फरार होने में मजबूर हो गया था। ये इत्तफाकी हादसा नहीं है। अव्वल खान ने मेरे करीब आकर नरमी से कहा। हम दानिस्ता इस गली से दाखिल हुए थे। इसकी रफ्तार देखकर ही इसे डिपर दिए गए, लेकिन ये साइड दबाकर निकलने के चक्कर में था। मजबूरन मुझे जीप सामने लानी पड़ गई। गनीमत है कि हम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि कार अपने जोर में नीचे जा घुसी और पूरी ताकत से ब्रेक लगा चुका था। वो दीवानगी थी तुम्हारी। वीरा अपने दोनों रुखसारों पर हथेलियां रख के बोली। मेरी तो चीख निकल गई थी। बाज फैसले ऐसे भी होते हैं, अव्वल खान ने मुस्कुराकर बोला। खतरनाक मगर नागजीर ऐसे मौके पर कुछ नहीं, बस नीयत और मकसद की लगन कामयाबी का सबब बनती है। सब कुछ दरा रह जाता है। अपने साहब के ख्यालात सुन रहे हो? मैंने अपने निकरपोश साथी से कहा। वो मेरे पास ही खड़ा हुआ था। इसने खामोशी से अपना सर झुका लिया। क्या बात है? अव्वल खान ने संजीदा और तजस्सुस आमेज लहजे में पूछा। कुछ नहीं, हमारी आपस की बात है, मैंने इससे ज्यादा संजीदगी से कहा। सब वापस चलो। अव्वल खान ने हमारी जीप की तरफ इशारा करके ऊंची आवाज में कहा। खुदादाद यहाँ रुकेगा। ये कहकर वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। मैं बात अधूरी नहीं छोड़ता। जब कामयाबी के मुतबादल रास्ते सामने हो तो जानबूझकर खतरा मोल लेना हमाकत के मुतरादिफ होता है। एक
गैर पेशावर लोगों की महमजोई बन जाती है। मौत या कामयाबी, दोनों के इम्कानात बराबर होते हैं। जब कामयाबी की कोई राह नजर न आए तो हर फैसला जायज होता है। मैं तुम्हारी आपस की बातों में दखल नहीं देता, लेकिन इस जंगी असूल को हमेशा याद रखना। सब लोग जीप में सवार हो चुके थे। निकरपोश मुस्तदी से तबाहशुदा गाड़ियों के करीब खड़ा हुआ तो मुझे अंदाजा हुआ कि खुदादाद इसी का नाम था। जीप खासी कुशादा थी, इसमें 7 आदमी बहुत आसानी से समा गए। फिर ये कारवां स्टेशन 4 की तरफ रवाना हो गया। इस गली से सड़क पर जाते हुए मैं ये देखकर लर्ज उठा कि एक आवारा कुत्ता CIA के मुकामी मददगारों की बेगौरो कफन लाशों को सूंघ रहा था। वो गद्दार थे, इनका अंजाम भी यही होना था। चंद सानियों बाद हम स्टेशन 4 में पहुंचे तो वहाँ हर शख्स तजस्सुस और सनसनी में मुब्तला था। नो डेथ, नो इंजरी, परफेक्ट विक्ट्री। अव्वल खान ने अपने गिर्द जमा होते हुए चेहरों की तहरीरें पढ़कर अपने मखसूस लबो लहजे में कहा। शायद वो रवायती किस्म का कोई अंदाज था, क्योंकि अव्वल खान के खामोश होते ही सब लोगों के चेहरे दमक उठे और इन्होंने दबे दबे जोश के साथ फजा में मुक्के उछाल कर है का इज्तिमाई नारा लगाया। इनकी आवाजें ज्यादा बुलंद नहीं थी, लेकिन इन आवाजों में इतना बलबला मौजन था कि जमीन दहल उठी। 2 आदमी मुकम्मल आउटफिट में खुदादाद की जगह पोजीशन लेंगे, इसे वापस ले आओ। अव्वल खान ने किसी खास आदमी को मुखातब किए बगैर हदायत जारी की और आरिफ यस सर कहकर इसके सामने आ गया। मजीद 2 मुसल्ला आदमी लाशों पर जाएं। स्पेशल ब्रांच के आदमियों के पहुंचते ही चारों को वापस लौट आना है। अव्वल खान ने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद हदायत दी। सिर्फ 4 आदमी? मैंने इसके कान के नीचे हैरत से सरगोशी की। अगर लोग घरों से निकल पड़े तो ये लोग क्या कर सकेंगे? आओ। अव्वल खान मुझे बरामदे की तरफ बढ़ाता ले गया, फिर अपने आदमियों से दूर पहुंचकर बोला, अव्वल तो ये इलाका बहुत कम आबाद है। जो बड़े बड़े घर आबाद हैं इनमें नफरी बहुत कम है। अभी तो फायरिंग की दहशत ही लोगों को घर से नहीं निकलने देगी। 3 लाशों की खबर फैल गई तो दूर दूर तक किसी आदमी का साया भी नजर नहीं आएगा। भीड़ भाड़, तबसरे और तमाशे मैदान साफ होने के बाद होते हैं। उजाला फैलने से पहले वहाँ कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मैं बिला वजह ही दूसरी जीप में चली गई। तुम लोगों ने बहुत हैजान खेज वक्त गुजारा होगा, वीरा मुतासफाना लहजे में बोली। वो हम दोनों के पीछे लगी हुई थी और सारी बातें सुन रही थी। वीरा ने मुझे बहुत कुछ बताया है। अव्वल खान हम दोनों को अपने दफ्तर की तरफ ले जाते हुए बोला, यहाँ की रिपोर्ट मुझे खुदादाद से मिल चुकी है। अगर जिम क्लार्क तुम लोगों से ब्लफ नहीं कर रहा था तो हमें परेशानी लाहक हो सकती है। बेहतर यही होगा कि हम खामोशी से इस इमारत को खाली करके कहीं और मुंतकिल हो जाएं। वो क्यों? मैंने हैरत से पूछा। मेरे लिए इसकी तशवीश नाकाबिले फहम थी। तुम इन मामलात को नहीं जानते। जिम क्लार्क अमरीकियों के लिए VIP है। इसे इस इमारत में लाते हुए देखा गया है। फिर तसादम में CIA के 3 मुकामी एजेंट मारे गए हैं। 2 गोरे एजेंटों को भागना पड़ा है। कोई कह रहा था कि इनमें से भी एक हलाक या जख्मी हुआ है। अमेरिकी कौंसल खाना हुकूमत को नीचे से ऊपर तक हिलाकर रख देगा। लेकिन इन लोगों के जराइम भी तो संगीन है। तुमसे काम लेने वाले तुम्हारा दिफा नहीं करेंगे। अव्वल खान तलखी से हंस दिया। हमारी मुलाजमत की बुनियादी शर्त यही है कि हमें अपना दिफा खुद करना होता है। हमें किसी कानून का कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। हम लाख कहते रहे कि जिम क्लार्क हीरोइन फरोशों की तंजीम शी का सरबराह है। मरने वाले तीनों आदमी CIA के एजेंट थे। शिकायत करने वाले अमेरिकी खुद CIA के एजेंट हैं। कौन यकीन करेगा? हम सबूत कहां से लाएंगे? बिलफर्जे मुहाल हमारे पास सारे सबूत मौजूद हों, अब भी वाकयात को इनके असल रूप में तस्लीम नहीं किया जाएगा। हमारी वजह से हुकूमत पर रियासती दहशत गर्दी का इल्जाम लाद दिया जाएगा। मुकाबले को जाली करार देकर ये तावील पेश की जाएगी कि इंतजामिया का काम सिर्फ इतना है कि मुल्जिमों को सबूत के साथ अदालत में पेश करे। इन्हें बरी करना या मुजरिम करार देकर सजा सुनाना अदालत का काम है। ये बहुत खतरनाक गोरख धंधा है। मुझसे जरा चूक हो गई तो कल को अव्वल खान को कातिल करार देकर सूली पर लटका दिया जाएगा। कवानीन किताबों में सोते रहें तो बहुत आसान और बेजरर लगते हैं। एक बार किसी के खिलाफ हरकत में आ जाए तो आदमी दूसरों के लिए इबरत का सामान बन जाता है। अपने दफ्तर में पहुंचकर वो मौजमहल अंदाज में अपनी कुर्सी पर ढेर हो गया। हम दोनों इसके सामने पड़ी हुई आरामदेह कुर्सियों पर बैठ गए। मुझे अच्छी तरह इल्म था कि स्पेशल टास्क फोर्स वाले हर कानून से मावरा होकर मुल्की मफाद के लिए अपने जमीर के मुताबिक काम करते हैं। हसास, पुरपेश और तबाहकुन मामलात में सूरत से पेशरफ्त करके तयशुदा हदफ हासिल करने के मकसद ही के लिए वो फोर्स तैयार की गई थी। लेकिन अपने ही मुल्क में वो मुहब्बे वतन लोग इतने मजबूर और बेआसरा होंगे, इस बात का मुझे कतई अंदाजा नहीं था। अगर तुम्हारी बात दुरुस्त मान ली जाए तो ये कैसे मुमकिन है कि इस इमारत से कहीं और मुंतकिल होकर तुम महफूज व मामून हो जाओ? यहाँ वाले हर
वक्त और हर जगह तुम्हारा खोज लगा सकते हैं। मैंने कहा, तुम बात नहीं समझ रहे। वो मुझे समझाने की कोशिश करने लगा, यहाँ वाले हमारे मुआवन और मददगार हैं, लेकिन इनकी अपनी मजबूरियां हैं। वो अपनी साख और इज्जत को बचाते हुए हमारा पूरा पूरा साथ देंगे। इनकी साख या इज्जत को कोई खतरा लाहक होगा तो आंख बंद करके हमारी गर्दनें कटवा देंगे। शायद तुम ये कहना चाह रहे हो कि अमरीकियों की तरफ से सफारती सतह पर शिकायत की गई तो इंतजामिया इस इमारत की तलाशी लेने पर मजबूर हो जाएगी। चंद सानियों के गौर के बाद बात मेरी समझ में आने लगी। शायद नहीं, बल्कि मैं यकीनन कह रहा हूँ। हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे और यहाँ दावा बोल दिया गया तो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे और हमारी कोई मदद को नहीं आ सकेगा। अपनी बेबजाती पर अव्वल खान चिल्लाने लगा। यहाँ वाले मदद करनी चाहें तो रिपोर्ट दे सकते हैं कि इस इमारत के मकीन शकूको शुबात से बालातर हैं। फिर तुम अमरीकियों को नहीं जानते, इसने दुख भरी आवाज में कहा। किसी अमरीकी शहरी के मफाद का मामला दरपेश हो तो सफारती अफसरान हर मरहले पर अपने मुबसरों की शमूलियत जरूरी समझते हैं। वो किसी भी ऐसे इजलास, तफ्तीश या छापे की कार्रवाई को तस्लीम नहीं करते जिसमें इनके मुबसर शामिल न रहे हों। जिम क्लार्क की तलाश के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। तुम लिख कर रख लो कि सुबह होने तक इस इमारत को कंगाला जा रहा होगा, लेकिन यहाँ से कहीं और मुंतकिल होकर तुम लोग कैसे बच सकोगे। इन इंकशाफात पर वीरा भी हैरान थी। वो आएंगे तो यहाँ मैदान साफ होगा। हमारे हमदर्द हुकाम बज़ाहिर पूरी सरगर्मी से इन दहशत गर्दों को तलाश करते रहेंगे जिन पर जिम क्लार्क के अगवा का शुबा जाहिर किया गया होगा। कुछ अरसे तक ये छानबीन जोरों शोर से चलती रहेगी, फिर रफ्ता रफ्ता फाइलों में दफन होकर रह जाएगी। अव्वल खान को खोलकर वजाहत करनी पड़ गई। लेकिन ये मकान आबाद है, कुर्बो जवार के लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं। अव्वल खान ने वीरा की बात काट दी। मुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी। काश तुम दोनों कल सुबह आकर इस इमारत को देख सको। हर चीज धूल मट्टी में इस तरह अटी हुई मिलेगी जैसे महीनों से यहाँ किसी इंसान का कदम न आया हो। रही बात इस इलाके के मकीनों की, तो वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। हम वर्दियां बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों पर नंबर प्लेटें भी फोर्स का नाम लिया ही नहीं जाता। हमारा स्टाफ लोगों से बिल्कुल नहीं मिलता। लोग हमें पैरामिलिट्री फोर्स और निजी सिक्योरिटी से लेकर डकैत और तावानखोर तक समझते हैं। इलाके के थाने को कई बार हमारी बारी और मुश्तबा नकलो हरकत की तरफ मतवज्जो किया जा चुका है। हमारे बारे में जब कोई कुछ जानता ही नहीं तो बताएगा क्या? बताएगा तो सबूत कहाँ से लाएगा? यहाँ फर्श, फर्नीचर और कालीनों पर जमी हुई गर्दगी तहें हर एक को झूठा साबित कर देंगी। इसका मतलब है तुम्हारे पास वक्त कम और काम बहुत ज्यादा है। मैंने कहा, शायद तुम जिम क्लार्क से बाजपुर से भी नहीं कर सकोगे। हमारी मुंतकली की सूरत में इस मरदूद का क्या बनेगा, इसे बाद में देख लेंगे। वो हमारे साथ जाएगा। अव्वल खान के होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। और तुम कहाँ जाओगे? मैंने जवाबी मुस्कुराहट के साथ पूछा। शहर से बिल्कुल ही अलग थलग वीराना है। सुपर हाईवे पर सोहराब गोट से आगे एक मतरूक फायरिंग रेंज और इससे मुल्हिका नीम बोसीदा बैर के मुद्दत से खाली पड़ी है। इन्हें आबाद करने का इरादा है। वहाँ हम किसी की नजरों में आए बगैर 2-4 साल गुजार सकेंगे। अव्वल खान का आदमी चाय ले आया जिसकी जरूरत महसूस हो रही थी। इसके चले जाने के बाद मैंने अव्वल खान से फौरी ख्याल के तहत पूछा, तुम्हें जिम्मी लाइट के कत्ल के बारे में तो मालूम हो चुका होगा? हाँ, वीरा ने बता दिया था और मैं इसे दिली ताजियत भी कर चुका हूँ। वीरा अचानक ही हंस पड़ी। हम दोनों हैरत से इसका मुंह तकने लगे। जिक्र इसके इकलौते बाप के कत्ल का था और वो खिलखिलाकर हंस रही थी। ऐसे मौके पर वो हमेशा ही नाकाबिले फहम होकर रह जाती थी। मैं हमेशा ताजियत और इयादत में गड़बड़ा जाती हूँ। वो खुद ही अपनी हंसी की वजाहत करने लगी। लाख कोशिश के बावजूद याद नहीं रहता कि बीमारों के लिए क्या होता है और मरने वालों से क्या कहा जाता है। अव्वल खान जेरे लब कुछ बुड़बुड़ाता हुआ फोन की तरफ मतवज्जो हो गया। मैंने चाय की प्याली उठा ली। STF वाले निहायत सुकून से अरसा दराज से इस इमारत को आबाद किए हुए थे और शहर के तकरीबन वस्त में रहकर अपनी तमाम कार्रवाइयां कर रहे थे। लेकिन नागहानी तौर पर जिम क्लार्क के सामने आने और इसे स्टेशन 4 लाए जाने के नतीजे में वो लोग सख्त मुश्किलात से दो चार हो गए थे। लेकिन ये एक खुली हकीकत थी कि जिम क्लार्क के मिशन की तबाही में मेरा कोई जाती मफाद नहीं था। इसकी बदतरीन नाकामी से इन ही मकासद को तकवीयत मिलती थी जिनकी सरबुलंदी के लिए STF वाले दिन रात कोशां रहते थे। अव्वल खान ने अमरीकी सफारतकारों के तरीका कार के बारे में जो कुछ कहा वो पुरानी और मुसल्लमा बातों के मरबूत इजहार से ज्यादा कुछ भी नहीं था। वो सब सामने की बातें थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने वाकयात की इन कड़ियों को कभी भी यकजा करने की कोशिश नहीं की थी, जबकि अव्वल खान ने तमाम हालात और वाकयात को एक लड़ी में परोकर अमरीकियों के तरीका वारदात के बारे में एक वाज़ेह तस्वीर बना ली थी। चाय नोशी के दौरान में मुझे यहाँ तक याद
बाद आ गया कि अमरीकी अपने शहरियों के बैरून मुल्क मुफादात के मामले में इतने सरगर्म, हसास और फाल थे कि मुकामी तहकीक व तफ्तीश पर एतबार न करते हुए कई ममालिक में अपनी टीमों के जरिए मुजरमों की तलाश का काम सर अंजाम दे चुके थे। मुकामी इंतजामिया की किसी भी जानबदारी की सूरत में वो जिम क्लार्क की तलाश के लिए अमेरिका से अपने माहिरीन को तलब कर सकते थे। अव्वल खान ने कई फोन किए। वो सामने वाली गली में मौजूद 3 लाशों और 2 तबाह हाल गाड़ियों के अलावा स्टेशन 4 की मुंतकिली के इंतजाम के बारे में भी फिक्रमंद था। इसने अपने किसी आला अफसर को इन तमाम मुमकिन खतरात से आगाह कर दिया जो इन लोगों के वहीं जमे रहने की सूरत में ज़हूर में आ सकते थे। वो सब सामने की बातें थी, इसलिए अव्वल खान को गैर मामूली जिरा का सामना नहीं करना पड़ा और इसे अपने इरादों को अमली जामा पहनाने की इजाजत मिल गई। मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि CIA के एजेंट मार खाने के बाद फौरी तौर पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। वो महाज पर अपने मुकामी मददगारों से बिल्कुल ही कटे हुए थे और दोनों हलीफों को एक दूसरे के अंजाम के बारे में कोई इल्म नहीं था। हमारे बदतरीन दबाव के नतीजे में इन दोनों अमरीकियों ने सबसे पहले राह फरार इख्तियार की थी। मंतकी तौर पर यह उम्मीद की जा सकती थी कि वो अपने ठिकाने पर पहुंचने के बाद अपने मुकामी नमकख्वारों की रिपोर्ट का इंतजार करें और एक माकूल वक्फे के बाद ही इनकी नाकामी, कैद या मौत के बारे में कोई राय कायम कर सकेंगे। मुकम्मल और दंदान चिकन नाकामी का अंदाजा लगाने के बाद अपने कौंसल खाने से रजू करते इन्हें अपना हमनवा बनाने के बाद ही वो मुकामी इंतजामिया को अपनी शिकायत से बाखबर कर सकते थे। अमनो अमान और शहरियों की शिकायत के बारे में मुकामी इंतजामिया कितनी फाल और मुस्तैद थी वो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। जो लोग दफ्तरी औकात कार में भी शहरियों के मसाइल को इल्तवा में डालकर अपने निजी और खानगी मामलात को सरकारी वसाइल की मदद से तय करने के लिए कोशिश रहते हैं, इनसे तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो अपनी गहरी नींद में खलल अंदाज होने वालों के साथ कोई मुफाहमाना रवैया इख्तियार करेंगे। अमरीकी कौंसल खाने के अहलकार अपनी शिकायत किसी भी रुतबे के मरकजी या सूबाई ब्यूरोक्रेट को रिकॉर्ड कराते। इस पर अमल दरामद का इन्हिसार मुकामी डिप्टी कमिश्नर और DIG पर ही होता। किसी भी सेक्रेटरी की सतह से अपने सफर की इब्तदा करने वाले शिकायत आनन फानन में इन ओहदेदारों तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि बेशतर आला ओहदेदार निचले दर्जे के सरकारी मुलाजमीन और अपने मातहतों से बराह रास्त हम कलामी को अपनी शर्फ व आजाद की खुली तौहीन तस्वर करते हैं। यूं मुरातब व मुनासिब की सीढ़ियों से मरहलावार सफर करने के बाद वो सफारती शिकायत अमली कार्रवाइयों के जिम्मेदारों तक पहुंचने में पूरी रात भी ले सकती थी। इस तरह अव्वल खान के पास काफी वक्त नजर आ रहा था। वो लोग निहायत इत्मीनान के साथ अपना ठिकाना तब्दील करने का अमल सर अंजाम दे सकते थे। इस वक्त जिम क्लार्क समेत 3 कैदी हैं। अव्वल खान ने फोन से फारग होने के बाद हमें आगाह किया। एक वही है जो सुल्तान शाह के अगवा में शरीक था, दूसरा इसका एक मुआवन है। इसने थोड़े से तशद्दुद के बाद ही अपने मुआवन का नाम उगल दिया था। सबसे पहले इन कैदियों को यहाँ से हटाने का इरादा है। तुम लोग नाकस और रद्दी चीजों को भी जरूरत से ज्यादा अजीज रखते हो, वीरा ने एहतजाइया अंदाज में कहा। काट कबाड़ को लाने और ले जाने में इसकी असल मालियत से कहीं ज्यादा रकम बर्बाद कर देते हो और आखिर में इसे कूड़ेदान में ही फेंकना पड़ता है। अमेरिका वगैरह में लोग नकल मकानी करते हैं तो सबसे पहले नकारा और रद्दी अशिया को जाया करते हैं ताकि अखराजात और जगह की बचत हो। इस वक्त अमेरिकी अंदाज तुम्हारे लिए बहुत मुनासिब रहेगा। यहाँ साजो सामान ही क्या है, अव्वल खान ने कदरे हैरत से कहा। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि नकलो हमल के लिए ट्रक और सामान उतारने चढ़ाने के लिए आदमी भी हमारे होंगे। हमारे लिए वक्त का मसला है और ना अखराजात का। पता नहीं तुम क्या शोशे छोड़ रही हो। जिम क्लार्क की बात कर रही थी। अपने एतजा के रायगा जाने पर वीरा कदरे जिल्लाकर बोली, तुम इसे अपने गले का डोल क्यों बनाना चाहते हो? तुम लोगों की निगाह में इसका कोई मुशर्रफ है? हाँ, वो इतना अहम कैदी है और तुम इसका मुशर्रफ पूछ रही हो? अव्वल खान बोला, वो अमरीकियों के लिए अहम हो सकता है, तुम्हारे नजदीक इसकी क्या अहमियत है? अव्वल खान बगले झांकने लगा। मेरे पास भी वीरा के सवाल का जवाब नहीं था। बाज़ औकात वो इतनी दो टोक और जारहाना बातों पर उतर आती थी कि अपने मुखातब को कड़े इम्तिहान में डाल देती थी। खुलकर बात करो, तुम क्या कहना चाह रही हो? मैंने अपनी खिफत को खफगी में छुपाते हुए कहा। तुम लोग जिम क्लार्क को किसी मरहले पर बैंड बाजे के साथ अमरीकियों के हवाले करने का इरादा रखते हो तो बिलाशुबा इसे अपने साथ लिए फिरते रहो। वो मर जाए तो इसकी मम्मी बनवा कर महफूज कर लो और ताबूत उठाए भागते रहो। लेकिन मुझे इस बेवकूफी का कोई जवाब नजर नहीं आता। इसे जिंदा रख कर हम कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सकेंगे। शी के बारे में जो कुछ वो उगलेगा इससे
कहीं ज्यादा अहम बातें मैं तुमको बता चुकी हूँ, आखिरकार तुम्हें इसको हलाक ही करना होगा। वो बोल रही थी और मैं साथ ही साथ इसके एक एक लफ्ज का तजिया करता जा रहा था। इसकी बातों में वजन था। अमरीकियों के लिए जिम क्लार्क बहुत अहम था, लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ बोझ ही था। मैंने इसके दलाइल से तजाहल आरफाना बरतते हुए नरमी से कहा, मुझे तुम्हारे जज्बात का पूरा पास है। वो तुम्हारी यतीमी के नतीजे में उबर कर सामने आया है। तुम्हें इससे नफरत होनी चाहिए। खुलकर बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोच रही हो। वो भड़क कर अपनी जगह छोड़कर खड़ी हो गई और जहरीली आवाज में बोली, बाढ़ में गई मेरी यतीमी। मेरा बाप जिंदा था तो कौन था, मुझे जिम्मेदारियां सौंप रहा था। मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ और तुम मेरी ही नीयत पर शुबा कर रहे हो। मेरी बात लिख लो कि आज नहीं तो चंद रोज बाद तुम जिम क्लार्क को खत्म करने पर मजबूर हो जाओगे। जब तक ये जिंदा है, अमेरिकी सफारतकार इसकी बाजियाबी के लिए सार दाड़ की बाजी लगाए रहेंगे। इसकी लाश मिल जाने के बाद इनके सारे अरमान ठंडे पड़ जाएंगे। ओह, मैं अब समझा। अव्वल खान एक गहरा सांस लेकर बोला, तुम चाहती हो कि जिम क्लार्क को एक फालतू बोझ की तरह ढोने के बजाय फौरन खत्म कर दिया जाए। तुम्हारी बात काबिल फहम है। अगर डैनी को कोई एतराज ना हो तो इसी वक्त एक गोली जिम क्लार्क के नाम की जा सकती है। इसकी लाश अमेरिकी कौंसल खाने के गुर्बो जवार में डाल दी जाएगी। तुम अपनी मुंतकली शुरू करो, हम इसे देखते हैं, मैंने पुरख्याल आवाज में कहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।